this is Ritu Chaudhary. Today we will continue chapter number 6 of civics. The name of the chapter is political parties. In the previous lecture we have discussed the meaning and function of the political parties, and in this part we are going to discuss the necessity of the political parties. Fine. Necessity of the political party. Students, these three topics, why do we need political party and function of the political party and necessity of the political party, interdependent to each other, एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करती हैं. फाइन. तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट हैपन इफ़ देयर विल बी नो पॉलिटिकल पार्टी. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो क्या होगा. नो कैंडिडेट विल मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल. ऐसा आपको इमेजिन करना है, सच में नहीं है कि नो कैंडिडेट विल मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल. क्यों? क्योंकि जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी तो जितने कैंडिडेट खड़े होंगे वो सारे इंडिपेंडेंट होंगे. तो जब कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होंगे तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, राइट. कोई पीपल को कोई प्रोमिस नहीं करेंगे. तो उनको क्या ज़रूरत है कोई भी प्रॉमिस करने की. कहने को ये है कि कोई भी हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा. फर्स्ट तो ये होगा. सेकंड, द यूटिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल बी ज़ीरो. तो अब गवर्नमेंट का यूज़ ही क्या रह जाएगा जब कैंडिडेट जो है जहाँ जहाँ अपने पर्टिकुलर रीज़न से, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर बिलोंग नहीं करता, तो वहाँ पे जब वो अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में सोचेगा या अपने ही रीज़न के बारे में सोचेगा, गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, तो फिर गवर्नमेंट की यूटिलिटी तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. एंड नो वन विल रिस्पॉन्सिबल ऑफ वर्किंग ऑफ द कंट्री. कंट्री की जो वर्किंग है, जो कंट्री के फंक्शंस हैं, उनकी तरफ तो कोई रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही नहीं इफ़ देयर विल बी नो पॉलिटिकल पार्टी. तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी. कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी डिसीज़न मेकिंग में. डिसीज़न मेकिंग में यूनिफॉर्मिटी कैसे नहीं रहेगी? क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर कैंडिडेट जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा के जब सेशंस चलेंगे, तो अब वहाँ पे कोई भी बिल अगर पास होता है तो वो किसी एक मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से भी पास होता है. तो जब मेजोरिटी कैसे बनती है किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल अगर विनिंग पॉलिटिकल पार्टी है जो जिसने गवर्नमेंट बनाई है, अगर उसको कोई बिल पास कराना है तो उसकी तो मेजोरिटी है ना वहाँ पे, तो बिल पास कराने में उसको हेल्प मिलेगी. तो इस तरीके से तो डिबेट चलते रहेंगे, एक सहमति बन ही नहीं पाएगी. तो एक यूनिफॉर्म डिसीज़न लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. तो ये चीज़ें आपको यहाँ से अंडरलाइन करनी है कि व्हाट विल हैपन इफ़ देयर विल नो पॉलिटिकल पार्टी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की बेसिकली नेसेसिटी किस लिए है. क्योंकि एमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स मतलब इतनी बड़ी जो सोसाइटी है, ओके, इतनी बड़ी सोसाइटी में अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई जाके पार्लियामेंट में बैठ जाएगा. तो हम क्या करते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं जो हमारे बिहाफ पे पार्लियामेंट में जाता है. एमपीज़, राइट, एमपीज़ एंड एमएलएज़. तो वो दे आर द रिप्रेजेंटेटिव. तो अब क्या हो जाएगा अगर ऐसा हुआ, तो इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी. दैट इज़ वाई वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी. तो एक तो इसकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, और जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं टू मेक द पॉलिसीज़, कुछ पॉलिसीज़ बनाने के लिए एक सेम हमने पिछले कंटेंट में रीड किया था, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, कि जो सेम पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, वो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करने के लिए वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी एंड टू जस्टिफाई और अपोज द पॉलिसीज़. कुछ पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए, क्योंकि जो अपोजिशन में पार्टी है वो अपोज करेगी ना. जो रूलिंग पार्टी है, जब कोई डिसीज़न, कोई प्लानिंग अगर वो पार्टी करेगी तो अपोजिशन वाली पार्टी क्या करेगी, इनको अपोज करेगी. और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड इफ़ देयर विल बी द पॉलिटिकल पार्टीज़. सो दैट इज़ वाई वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज़. फाइन. तो मे बी आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव. कितनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हम यहाँ बना सकते हैं, हमारी कंट्री में हो सकती हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती हैं.
स्टूडेंट, आपको यहाँ से ये अंडरलाइन करना है कि बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें रजिस्टर्ड है 750 पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि 750 सुनने में तो 2-4 ही नाम आती हैं, लेकिन जो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, बिकॉज बट नॉट ऑल द सीरियस कंटेंडर्स, बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो बहुत छोटे लेवल पे हैं, इतने बड़े लेवल पे नहीं हैं, तो छोटे छोटे रीजंस में हैं, तो हम उनको मतलब नहीं पता हमें। बट इलेक्शन कमीशन ने जो रजिस्टर्ड किया, मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टी आर रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें रजिस्टर्ड हैं 750 पार्टीज़। तो अब ये है कि देर आर डिफरेंट party system, one party system, two party system and the multi party system. So we will discuss one by one. First of all we will discuss the one party system कि ये one party system होता क्या है। तो you have to underline in your book students, when we will read the chapter you have pencil in your hand so that the important line we can underline. तो बेसिकली यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, क्लास 9th में भी आपने स्टडी किया था वन पार्टी सिस्टम के बारे में, चाइना के बारे में। तो वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ कुछ कंट्रीज़ में बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है और वही क्या करती है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को रन करती है। फॉर एग्जांपल चाइना, एज इन द प्रीवियस क्लास 9th वी हैव डिस्कस्ड दैट इन चाइना देर इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जाम्पल हमने रीड किया था। सो इन चाइना देर इज़ वन पार्टी सिस्टम, फाइन। अब वहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेटिव जो होती हैं वो इसी एक पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। भाई कभी किसी को टिकट मिल गई, कभी किसी रिप्रेजेंटेटिव को मिल गई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एक ही रहेगी। और टू पार्टी सिस्टम में होता है कि चांसेस ऑफ विनिंग इज बिटवीन द टू मेन पार्टीज। फॉर एग्जांपल यूके एंड यूएसए, इन जो दो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर टू पार्टी सिस्टम है, यानी कि सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी होंगी और उन दोनों के बीच में ही जो है कंपटीशन चलेगा। सो दैट इज कॉल्ड द टू पार्टी सिस्टम। एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम, मोर देन टू पार्टीज compete फॉर पावर, लाइक इंडिया। जैसे कि भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, दो से ज़्यादा जब पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड द मल्टी पार्टी सिस्टम। एंड इन दैट मल्टी पार्टी सिस्टम कोलिजन गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। कोलिजन गवर्नमेंट मीन्स जब अलाइंसेस बनाती हैं, अलाइंसेस बना के जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, सो दैट इज कॉल्ड द कोलिजन गवर्नमेंट। ये भी आपने क्लास 9th में डिस्कस किया था। तो कोलिजन गवर्नमेंट बेसिकली पहले भी डिसाइड हो जाती है कि अगर हमारी गवर्नमेंट जीती, अगर हमारी सरकार आई तो हम ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, ये पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, इसके साथ हमारा अलाइंस बन गया इस पर्टिकुलर पार्टी के साथ। या फिर बाद में भी डिक्लेयर किया जा सकता है कोलिजन गवर्नमेंट को कि बाद में जब मेजोरिटी पूरी नहीं मिलती तो दूसरे के साथ शेक हैंड कर लेते हैं, दूसरे के साथ अलाइंस बना लिया जाता है। अब जैसे कि एनडीए एंड यूपीए एंड लेफ्ट फ्रंट, ये भी अलाइंसेस हैं, ठीक है। तो इन अलाइंसेस को भी आपको अंडरलाइन करना है अपनी बुक के अंदर। तो जो ये अलाइंसेस है दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि एनडीए है, एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस जो है वो बीजेपी का अलाइंस है कि बीजेपी इसमें मेन पार्टी है, इसने अपना ये अलाइंस बना रखा है। और यूपीए अगर आ जाए, जैसे कि आप इलेक्शन के जब रिजल्ट्स देखते हो तो उसमें प्लस आता है ना, बीजेपी प्लस आता है, यूपी एनडीए एंड यूपीए कांग्रेस के साथ। तो यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलाइंस, तो ये कांग्रेस का अलाइंस है हमारा। एंड लेफ्ट फ्रंट जो है वो वेस्ट, इधर से वेस्ट बंगाल की तरफ से है हमारा लेफ्ट फ्रंट इंडिया के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं, वी हैव सीन द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। तो आपको यहाँ से ये अंडरलाइन करना है, इधर से डेमोक्रेटिक अलायंस जो है हमारा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कि कांग्रेस का है। यू हैव टू अंडरलाइन दैट। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट विच पार्टी सिस्टम इज़ द बेस्ट। कौन सा मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है, टू पार्टी सिस्टम अच्छा है या वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, विच
पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज़ द बेस्ट. सो ये जानने के लिए डिपेंड करता है रीज़न टू रीज़न, कंट्री टू कंट्री. हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वही बेस्ट है, या फिर 2 पार्टी सिस्टम बेस्ट है, या 1 पार्टी सिस्टम बेस्ट है. कुछ भी नहीं कहा जा सकता. तो ये चीज़ इवोल्व होने में काफ़ी टाइम लगता है कि किस कंट्री में ये डिसाइड होता है कि भाई इस कंट्री की जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, इतने एथनिक ग्रुप है, इतने रिलीजियस ग्रुप हैं, राइट, इतना ज़्यादा मतलब कास्ट सिस्टम है. ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस कंट्री के अंदर कौन सा सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करेगा. जैसे ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, राइट. सो अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जोग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है. भारत के अंदर डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट रिलीजन के पीपल रहते हैं. उनके कस्टम्स, कल्चर्स सब कुछ डिफरेंट है, यानी कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के अंदर जो है कि मल्टी पार्टी सिस्टम ही सूट करेगा भारत को. एंड इफ़ वी विल टॉक अबाउट चाइना, क्योंकि चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम ही एग्जिस्ट कर रहा है इतने सालों से. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठती या फिर किसी चीज़ को अपोज नहीं किया जाता. तो इसकी जो सफलता है उसका सबसे बड़ा मतलब क्या है रीज़न, कि वहाँ पे एक ही सिंगल एथनिक ग्रुप है. इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी चाइना के अंदर नहीं है. तो हम कह सकते हैं कि जो ये डिपेंड होना कि विच पार्टी सिस्टम इज़ बेस्ट, ये डिपेंड करेगा किसी पर्टिकुलर कंट्री पे, कि उस कंट्री के अंदर पीपल कैसे हैं, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ का एरिया कैसा है. ओके, इट डिपेंड ऑन द नेचर एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री. सो इन दिस वे वी कैन से दैट नॉट all the multi-party system for all the countries suited, but it is suited to region to region, to country, right? Okay students, that's all for today's class. Rest part of the chapter we will discuss in the next video lecture. So thank you for being with me.